हेलो एवरीवन। रेलवे एग्जाम के लिए आज का हमारा चैप्टर सेट है और ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एएलपी और टेक्नीशियन और इसके अलावा रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन पहला है, भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? तो आंसर इसका पहला है स्टड सेट है। भारत का पहला पिको उपग्रह स्टड सेट है। स्टड सेट स्टूडेंट सैटेलाइट का एक संक्षिप्त रूप है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 इंजीनियरिंग कॉलेजों के समूह द्वारा देश में विकसित किया गया पहला पिको सैटेलाइट है। यह मिशन एक प्रयोग है। इसे 12 जुलाई 2010 को शुरू किया गया था। निम्न में से किस रोग को 3 डिजीज के रोग के नाम से भी जाना जाता है? यानी यहाँ पहले डी का मतलब है डर्मेटाइटिस, ये त्वचा से संबंधित बीमारी है। और डायरिया, ये दस्त यानी पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। और डिमेंशिया, ये मस्तिष्क से संबंधित विकार है। तो ये पेलाग्रा रोग में होते हैं। आंसर इसका बी होगा, पेलाग्रा। पेलाग्रा एक बीमारी है जो विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होती है। जो नियासिन है इसका विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसके लक्षणों में त्वचा में सूजन, दस्त, मनोभ्रंश और मुंह में घाव शामिल हैं। पेलाग्रा के प्रमुख लक्षणों में डर्मेटाइटिस, त्वचा पर लाल खुजलीदार चकत्ते जो आमतौर पर सूरज की रोशनी के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में होते हैं। डायरिया में पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं जिसमें दस्त शामिल हैं। डिमेंशिया, मानसिक लक्षण जैसे स्मृति की हानि, भ्रंश और अन्य मानसिक विकार शामिल हैं। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर इसका पहला होगा, बेतवा नदी पर। राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और ये स्थित कहाँ पर है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिला है और ये यहाँ पर स्थित है। ये आप जो रेड वाला देख रहे हैं यहाँ बेतवा नदी पर स्थित है और इसका दूसरा नाम है, राजघाट बांध का दूसरा नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध है। बात करें बेतवा नदी के बारे में तो बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी यहाँ उत्तर प्रदेश में बहती है, तो ये यहाँ पर जाके मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। और यह जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और इसका दूसरा नाम है होशंगाबाद का नर्मदापुरम के ठीक उत्तर में विंध्य पर्वतमाला रायसेन जिले से निकलती है और मध्य प्रदेश और ओरछा से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर बहती है और उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। ये यहाँ से यमुना नदी में मिल जाती है। ये हरी वाली बेतवा नदी है। तो बेतवा और यमुना नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में होता है। तो इनका संगम कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। मिट्टी से जड़ों के रेशे में पानी या खालिस्ताने की वजह से प्रवेश करता है। आंसर इसका सी है, परासरण के वजह से। मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी परासरण या ओस्मोसिस की वजह से प्रवेश करता है। परासरण एक प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गतिशील होता है। जड़ के रेशों के अंदर कोशिका के अंदर घुलनशील पदार्थों की उच्च सांद्रता होती है, जबकि मिट्टी में पानी की सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस अंतर के कारण पानी परासरण के माध्यम से मिट्टी से जड़ के रेशों में प्रवेश करता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में कई तत्व पाए जाते हैं, तो इनमें से सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन 65% पाया जाता है। कार्बन 18%, ये दूसरे स्थान पर आता है। हाइड्रोजन लगभग 10% पाया जाता है और चौथे स्थान पर नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन लगभग 3% पाया जाता है। मानव शरीर में लगभग 60% पानी है। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? तो देखिए इस दक्षिण अमेरिका का मैप ये है। तो यहाँ देखिए पराग्वे और बोलीविया 2 स्थल रुद्ध देश हैं और स्थल रुद्ध देश उन्हें कहा जाता है जो चारों ओर भूमि से घिरे होते हैं या जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा अन्य देशों से घिरी हुई हैं। तो आंसर इसका पहला होगा, पराग्वे और बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल रुद्ध देश हैं। नाइक्रोम की संरचना क्या है? जो एक मिश्र धातु है, यानी नाइक्रोम किससे बनी होती है? तो ये निकिल, क्रोमियम और आयरन इन तीनों से बनी होती है। आंसर इसका पहला है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम, ये अनुपात में होता है और कुछ मात्रा में लोहा भी पाया जाता है। नाइक्रोम के प्रमुख उपयोग हैं हीटिंग एलिमेंट्स में। नाइक्रोम का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स
जैसे कि हेयर ड्रायर, टोस्टर, अन्य हीटिंग उपकरणों में किया जाता है। इसका उच्च तापमान पर स्थायित्व और अच्छा प्रतिरोध इसे अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है। नाइक्रोम का उपयोग उद्योगों में भी होता है। तो ये मिश्र धातु औद्योगिक प्रोसेसिंग और उपकरणों में भी उपयोग होती है, जहाँ उच्च तापमान और तापीय स्थिरता की आवश्यकता होती है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? इसका राइट आंसर है बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक बचत योजना है, जिसे विशेष रूप से बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। और यह योजना वर्तमान में 8.2% की ब्याज दर और लाभ प्रदान करती है। तो 8.2% के अभी इस पर ब्याज है और ये बीच बीच में अपडेट होती रहती है। तो 8.2% अभी इस पर ब्याज है, ये पॉइंट याद रखिएगा। खाता खोलने की पात्रता, तो खाता बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक किसी भी समय खोला जा सकता है। एक परिवार अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए खाता खोल सकता है। विशेष परिस्थिति में 3 की, अगर पहले जन्म में जुड़वा लड़कियां हों। खाता खोलने का स्थान, तो खाता सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत वाणिज्य बैंक में खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये प्रति वर्ष है और अधिकतम 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। राशि को किसी भी समय जमा किया जा सकता है, चाहे वह एक बार में हो या कई बार में। खाते की अवधि, तो खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष तक ये चलता है। बालिका के 18 वर्ष की आयु के बाद शादी या उच्च शिक्षा के लिए आंशिक यानी 50% निकासी की अनुमति है, अथवा खाता बालिका के 18 वर्ष की आयु के बाद बंद किया जा सकता है यदि उसकी शादी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़ों में नहीं होता है? यानी जोड़ों में कौन सा अंग नहीं होता है? तो आँख जोड़ों में होती है, फेफड़े जोड़ों में होते हैं और गुर्दे ये भी जोड़ों में होते हैं, यानी गुर्दे यानी किडनी। और मुंह सिंगल होता है। आंसर इसका बी है, मुंह। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह 1A के समान आवर्त से संबंधित हैं? तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पीरियोडिक टेबल में समूह पहला ये है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये एक ही वर्ग में हैं सभी। समूह 1A के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं, जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम शामिल हैं। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु या वायरस जनित होती है? यानी वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो डिप्थीरिया, टाइफाइड और तपेदिक यानी टीबी। तो ये सभी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां हैं। और कसरा होता है वायरस से। आंसर इसका सी होगा, कसरा या मीजल्स एक विषाणु जनित बीमारी है जो मरवली वायरस के कारण होती है। तो मरवली वायरस के कारण ये बीमारी होने वाली बीमारी है। यह वायरस अत्यधिक संक्रमित होता है और संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने या हवा के माध्यम से फैलता है। खसरे के लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, नाक बहना, आँखों का लाल होना और शरीर पर लाल चकत्ते शामिल हैं। इस बीमारी को टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है। डिप्थीरिया, तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु से होता है या बैक्टीरिया से। और टाइफाइड या साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। तपेदिक या टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, द्रव्यमान कहीं भी हो वो अपरिवर्तित रहता है, यानी कहीं नहीं बदलेगा द्रव्यमान। तो आंसर इसका सी होगा, 60 kg ही रहेगा। द्रव्यमान या मास किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो उसकी मात्रा को दर्शाता है और यह पृथ्वी या चंद्रमा की सतह पर परिवर्तनशील नहीं होता है, यानी जो द्रव्यमान है अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान हमेशा एक ही रहता है, चाहे वह पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर। हालांकि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह के मुकाबले में लगभग 1/6 होता है, यानी जो पृथ्वी पर वजन अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर एक वजन होगा 10 kg, जिससे व्यक्ति का वजन चंद्रमा पर कम हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है?
तो ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। आंसर डी सही होगा, नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच। वंदे भारत एक्सप्रेस को चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था और इससे पहले इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सेवा का उद्घाटन किया था और इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली अभी वर्तमान में ट्रेन है। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्न में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ये उड़ीसा की सबसे लोकप्रिय कला है। आंसर पहला होगा उड़ीसा। चित्रकला की पटचित्र शैली उड़ीसा राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। जो पटचित्र का शाब्दिक अर्थ है कैनवास पर चित्रित चित्र और यह कला शैली मुख्यतः उड़ीसा के पूरे क्षेत्र में विकसित हुई है। इसमें भगवान जगन्नाथ और अन्य हिंदू देवताओं के चित्रण के लिए यह प्रसिद्ध है। और बात करें जो आंध्र प्रदेश भी यहाँ दिया गया था, तो कलमकारी आंध्र प्रदेश में उत्पादित एक प्रकार का हाथ से चित्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती कपड़ा है। मंदाना चित्रकारी राजस्थान की दीवारों और फर्श की चित्रकारी है। मधुबनी चित्रकारी यह बिहार की लोक चित्रकारी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा राष्ट्रपति हैं? तो रेलवे एनटीपीसी के द्वारा 2020 में ये सवाल पूछा गया था। तब यह रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम था, लेकिन अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम ये रिकॉर्ड है। आंसर ऑप्शन नंबर सी से होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और नीलम संजीव रेड्डी का उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, तो वे 25 जुलाई 2022 से भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने वाली वे देश की सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं, यानी 64 वर्ष और 1 महीने की आयु थी जब वे राष्ट्रपति बनी थी 25 जुलाई 2022 को। और इससे पहले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति का रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम था। तो वे 64 वर्ष और 2 महीने की उम्र में राष्ट्रपति बने थे और ये 64 वर्ष 1 महीने की उम्र में राष्ट्रपति बनी हैं। और वह संताल आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली पहली व्यक्ति हैं और प्रतिभा देवी पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं और वे स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति भी हैं। बात करें नीलम संजीव रेड्डी के बारे में, तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था और वह निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति हैं। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए 2020 में जब पूछा गया था तब 552 थी, लेकिन अभी अधिकतम संख्या 550 है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 550। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम संख्या लोकसभा में 552 है और शुरुआत में यह संख्या 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब यह संख्या 500 थी। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं जो 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव द्वारा भरी जाती हैं, यानी 543 सीटों पर चुनाव होता है। 1952 से 1920 के बीच भारत सरकार की सलाह पर और भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया जाता था, जिसे जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नई संसद में लोकसभा में बैठने के लिए अधिकतम क्षमता 888 है। तो जो 2 एंग्लो इंडियंस नियुक्त किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उनकी जो आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या अब 550 हो गई है और जब जिन पर निर्वाचन होता है वो 543 हैं और पहले ये संख्या 545 थी, अभी 543 हैं। 2 वहाँ से कम हुई हैं और 2 यहाँ से। तो इन दोनों में जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त किया गया है वही दोनों में ये अंतर है। गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है एशिया में। आंसर इसका बी है, एशिया। देखिए गोबी मरुस्थल ये है और गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया क्षेत्र में फैला हुआ है, इसके आंतरिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। बात करें एशिया में स्थित महत्वपूर्ण मरुस्थलों के बारे में, तो पहले स्थान पर है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। टकला मकान मरुस्थल ये झिजियांग ये चीन का प्रांत है, चीन में फैला हुआ है, चीन में स्थित है। चोलिस्तान मरुस्थल ये पाकिस्तान में स्थित है और भारत की सीमा तक फैला हुआ है। कुजलकुंग मरुस्थल ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। कराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कल्लड़। राज तरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है और इसे कल्लड़ के द्वारा 12वीं सदी में लिखा गया था।
राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, और इसे कश्मीर के राजाओं और उनके शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हैग में स्थित है। आंसर इसका डी है, द हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति और न्याय के माध्यम से सुलझाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, और यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के 6 अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ये स्थापित किया गया था 1945 में। अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? जूलिया सेबू टिंडे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुना जाता है। जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और वे पुनः चुने जा सकते हैं। तो कुल 15 जज होते हैं और 9 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। तो दोनों ही बातें याद रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में। आंसर डी सही होगा। पानीपत के 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो बाबर इसमें रहा था विजयी। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को, जो अकबर और दिल्ली के राजा हुमायूं के बीच लड़ा गया था, और अकबर रहा था इसमें विजयी। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था, और इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो आंसर इसका दूसरा होगा, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो उनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। खालसा पंथ एक धार्मिक और सामाजिक समुदाय है, जिसका उद्देश्य है सिख धर्म के अनुयायियों को सशक्त और एकजुट समुदाय के रूप में संगठित करना था, और इसका गठन सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। खालसा पंथ की स्थापना सिखों द्वारा बैसाखी के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये जापान है। जापान इसका स्थायी सदस्य नहीं है। चीन, ब्रिटेन और फ्रांस सहित कुल 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। भारत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सूची में निम्न में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड है। आंसर डी सही है। और बात करें भारतन कंपनियों की सूची के बारे में, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी यूएनजीसी, ये भारतन कंपनी है। 13 अभी भारतन कंपनी है देश में। तो दूसरी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और चौथी कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 13 अभी भारतन कंपनियां हैं देश की। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 किस शहर में आयोजित किए गए हैं? तो जो NTPC के द्वारा ये पूछा गया 2020 में, लेकिन अभी आपको ये अपडेट मिल रहा है। तो ये तमिलनाडु में आयोजित किए गए थे। आंसर इसका बी है, तमिलनाडु। जो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया था, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में। और खेलो इंडिया गेम्स हैं, इसके कई संस्करण आयोजित किए जाते हैं। तो बात करें छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के बारे में, तो इसका आयोजन हुआ है तमिलनाडु में, और इसका शुभंकर था वीर मंगाई। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ से ये सवाल पूछे जाते हैं। और टॉप पर रहा है महाराष्ट्र रहा है पहले स्थान पर। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 ये आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में, और उज्ज्वला या गौरैया इनका शुभंकर था। टॉप पर रहा था हरियाणा। और फोर्थ खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 इनका आयोजन किया गया था लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और इसका शुभंकर था सी या शान। टॉप पर रही थी आर्मी टीम। फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 ये आयोजित किए गए थे गुवाहाटी में, गुवाहाटी यानी असम में। अष्टलक्ष्मी या तितली के आकार में है,
तो ये इसका शुभंकर था। और टॉप पर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो ये जोजिला दर्रा है। आंसर बी सही है। जोजिला दर्रा हिमालय में एक उच्च पर्वत दर्रा है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो लद्दाख में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? तो देखिए, ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती है। आंसर बी सही है। और ध्वनि की गति ठोस, द्रव और गैसों में अलग अलग होती है। तो ठोस में अधिक होती है और उससे कम द्रव में और उससे कम गैसों में। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में पारित हुआ था। आंसर डी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था और इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। तो ये 253 अनुच्छेद याद रखिएगा, इसके तहत इसे पारित किया गया था और ये 1986 में लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णय को लागू करना था। निम्नलिखित में से किस देश की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा है? तो ये देखिए, ये कनाडा है। तो कनाडा की सबसे लंबी तट रेखा है। आंसर इसका पहला होगा कनाडा। कनाडा की विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा है, लगभग 2,02,080 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से रूस के बाद कनाडा विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसकी सीमा दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। राजधानी कौन सी इसकी? ओटावा। और मुद्रा इसकी डॉलर है कनाडा की। और इसके प्रधानमंत्री अभी जस्टिन ट्रूडो हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? तो 2020 में पूछी गई थी, लेकिन ये अभी 2024 की अपडेट है। तो भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, ये विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम है। तो आंसर बी सही है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। आंसर सी सही होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को महाराष्ट्र में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा और इसका उद्देश्य था लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना था। IPL 2024 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए, ये सभी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ अपडेट दे रहा हूँ। तो ये चेन्नई में इसका फाइनल मैच खेला गया है। आंसर इसका डी है, चेन्नई में। और बात करें IPL 2024 के बारे में, तो इसका फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है, यानी KKR ने चेन्नई के चेपक स्टेडियम को एम चिदम्बरम स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है में खेले गए IPL 2024 के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार IPL ट्रॉफी जीती है। तो ये उपविजेता कौन था इस बार का? सनराइजर्स हैदराबाद है। और KKR ने इससे पहले 2012 और 2014 की IPL ट्रॉफी जीती थी। तो ये तीसरी बार उसके द्वारा खिताब जीता गया है IPL का। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो CPU को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित और नियंत्रित करता है। यह निर्देशों को प्रोसेस करता है, गणना करता है और विभिन्न कार्यों को समन्वित करता है। इसी वजह से इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक जो चौथा है वो असंगत है। तो असंगत शब्द का चयन करना है। तो शब्द हैं चौक, मार्कर और पेन और पुस्तक। देखिए, चौक, मार्कर और पेन ये सभी लेखन सामग्री हैं और पुस्तक पढ़ने की सामग्री है, तो इसलिए ये असंगत है। आंसर डी सही है, पुस्तक। देखिए, 2 सवाल मैं आपके लिए रीजनिंग के भी ले लेता हूँ। उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चित्र है के स्थान पर आएगी। तो देखिए, 5, 10, 17 और 26, तो इनमें अंतर कितना है? तो 5, 10, 17 और 26, 5, इसमें 5 का अंतर है, 5 और 10 से, और इसमें 7 का, और 17 से 26 में यह 9 का अंतर है। तो इनमें डबल सीरीज लग रही है, यानी 2 का डिफरेंस है सभी में। तो अगर 2 और जोड़ेंगे यहाँ आएगा 11, तो यहाँ 26 में 11 जोड़ना होगा, तब आएगा इसका आंसर। तो 26 में जब 11 जोड़ेंगे तो ये 37 इसका आंसर होगा। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है?
तो देखिए ये सवाल पहले भी कई बार पूछा गया है और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ग्वातम यानी गा से गुजरात, आ से आंध्र प्रदेश, ये तट रेखा के संबंध में है, यानी सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, और ता से यानी तमिलनाडु की, और उसके बाद महाराष्ट्र की। तो जो तटीय रेखा के मामले में चौथे स्थान पर महाराष्ट्र आएगा। तो आंसर इसका पहला होगा। जब पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इसके कुल 7 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, नेपाल और भूटान शामिल हैं। तो मालदीव इसका सदस्य नहीं है। आंसर डी सही है, मालदीव। बिम्स्टेक 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। और ये स्थापित किया गया था 6 जून 1997 को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, और यह दिवस बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्स में आयोजित एक टाइगर समिट में की गई थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये स्थापित की गई थी 29 जुलाई 1958 को। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1957 में सोवियत संघ द्वारा पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के जवाब में नासा की स्थापना की गई थी। और स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC, अमेरिका में। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था यानी CPRI कहाँ स्थित है, ये स्थित है शिमला, हिमाचल में। इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है, तो देखिए इनकस, मेलियस और स्टेपेज, ये कान की 3 हड्डियाँ होती हैं दोनों कानों में। तो आंसर इसका डी होगा, फीमर जो मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है, और ये कहाँ होती है, जांघ में होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल आपसे पूछा गया था राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो राजस्थान के नए राज्यपाल बने हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। टेस्ट क्वेश्चन आज के लिए, इनमें से किसमें लिंग गुण सूत्रों का एक पूर्ण एवं या जोड़ा मौजूद होता है,